लेकिन जाहिर सी बात है, अब जो सूरत हाल है उत्तर प्रदेश में, आप भी अपना दमखम दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुलायम सिंह यादव के इस बयान को लेकर क्या आप प्रदर्शन की राजनीति इख्तियार करना चाहेंगे? क्या आप चाहेंगे कि उन्हें किस तरीके से घेरा जाए, या आपको लगता है कि सिर्फ निंदा कर देना ही अपने आप में काफी है? आवाज नहीं मिल रही है। ऐसा लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत है, आज शायद मोबाइल टेक्नोलॉजी को हमारा साथ देती हुई नजर नहीं आ रही है। एक सेंटेंस में जोड़ना चाहता हूं जी। ये शास्त्री जी आज निंदा कर रहे हैं, तो अभी ये अपने राघव जी भी निंदा करेंगे जी। लेकिन इन लोगों को अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए कि इनकी पार्टी के समर्थक जो अभी पार्टी से बाहर किए गए मैंगलोर में, वो क्या करते थे महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ। ये कुमार विश्वास राम सेने के अध्यक्ष को पार्टी में शामिल करने की कवायद, और उसके बाद फिर जैसे ही सोशल मीडिया पर, और वो भले ही बीजेपी में नहीं हो, लेकिन वो माफ कीजिएगा संघ परिवार के साथ हैं। बिल्कुल, वो विश्व हिंदू परिषद से लेकर तमाम राम सेना के साथ हैं। और कुमार विश्वास का महिलाओं पर वो बयान, वो कोई भूला नहीं है। सोमनाथ भारती का मामला है। हर पार्टी में इस तरह के लोग हैं जो महिलाओं को सिर्फ एक वस्तु समझते हैं, और ये हालत इस देश की राजनीति का है। बिल्कुल। राघव चड्ढा जी, एक छोटी टिप्पणी आपकी इससे पहले कि अब अपनी अगली रिपोर्ट पर चलें। देखिए, बिल्कुल, जहां तक मुलायम सिंह जी के बयान का सवाल है, मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत दुखद है, और सारे राजनीतिक दल इसका खंडन तो अवश्य करते हैं, बट मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन को इसका कॉग्निसेंस लेना चाहिए, और ऐसी पॉलिटिकल पार्टी और ऐसे लीडर्स को डी रिकॉग्नाइज कर देना चाहिए और उनको बार कर देना चाहिए। और मुलायम सिंह जी खास करके ऐसे व्यक्ति हैं जो वोट बैंक पॉलिटिक्स में विश्वास रखते हैं। उनको ये देखना चाहिए कि महिलाएं 50% वोट बैंक है इस देश का, चाहे इसी आधार पर उनके भले की बात करें, उनके लिए वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कुछ कदम उठाएं। आज पूरा देश महिलाओं को एक फोर्स के रूप में देख रहा है, उनको एम्पावरमेंट। हर कोई निंदा जरूर कर रहा है मुलायम सिंह यादव के इस बयान की, राघव जी, परंतु लेकिन जो अभी उर्मिलेश जी ने बात उठाई वो बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल अछूता नहीं है। हम सब अवसरवादी राजनीति करने के बहुत आदी हो चुके हैं, सबको करना पड़ेगा। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ा मसला है। जाहिर सी बात है, इस पर विस्तृत चर्चा की जरूरत है। लेकिन आइए इससे पहले कि इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, एक छोटी रिपोर्ट आपके सामने पेश करते हैं। 51 लोकसभा की सीटों पर मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तीसरे दौर का मतदान पूरा हो चुका है, और इसके साथ साथ 91 सीटों के लिए अब लगभग तय हो चुका है कि कौन उस पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई देगा। तो आइए आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाएं, चर्चा उसके बाद करते हैं। सत्ता के संग्राम का तीसरा दौर भी भारी वोटिंग के साथ खत्म हो गया। आरोप और प्रत्यारोप के बीच 11 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के 91 सीटों के लिए हुई वोटिंग में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 91 सीटों के लिए हुए तीसरे दौर के चुनाव में कई दिग्गजों की किस्मत भी दांव पर लगी हुई है। मोदी लहर पर सवार बीजेपी भी दिल्ली में अच्छे प्रदर्शन का दावा कर रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस को भी उम्मीद है कि वो अपना किला बचाने में कामयाब रहेगी। देखिए, ऐसा है कि पूरा कॉन्फिडेंस है, पूरा विश्वास है, 100% विश्वास है, 100% सफलता मिलेगी। उम्मीदें अच्छी हैं, इसमें एक अच्छा एहसास हो रहा है, और हमें तो लगता है कि जीतेंगे। आम आदमी पार्टी की दस्तक ने भी 16वीं लोकसभा के लिए हो रहे चुनावों को काफी दिलचस्प बना दिया है। किसी दूसरे राज्य के मुकाबले दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस और बीजेपी के समीकरण को बिगाड़ रखा है। आपने वोट डाल दिया है, और अब क्या उम्मीदें हैं इस बार, कैसा लग रहा है? सर, मैं बार बार सभी से एक ही आंसर दे रही हूँ। सभी लोग एक ही क्वेश्चन करें कि क्या उम्मीद है। उम्मीद अपना कर्म कर दिया है, बहुत अच्छा सा करा है। 49 दिनों में मिनिस्टर रहने के बाद जिस प्रकार से दिन रात सड़कों पर रह के जनता की सेवा करी है, महिलाओं के लिए आवाज बुलंद करिए, गरीबों के लिए आवाज बुलंद करिए, तो उसका फल आज वोटिंग के जरिए मिलेगा। दिल्ली के साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 10 सीटों के लिए भी वोट डाले गए। अमित शाह और आजम खान के विवादित बयानों के बीच 10 सीटों के लिए हो रही लड़ाई काफी दिलचस्प बन गई है। मेरठ से नगमा और बिजनौर से जया प्रदा की उपस्थिति ने भी तीसरे दौर के चुनावों में रंग भर दिया है। गाजियाबाद से राज बब्बर और पूर्व आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह की लड़ाई पर भी लोगों की नजर है। किस तरीके की स्थिति हम देख रहे हैं गाजियाबाद? देखिए, लोगों का बहुत उत्साह है चुनाव को लेके, और मुझे उम्मीद है कि पोलिंग अच्छी होगी। महाराष्ट्र में विदर्भ की 10 सीटों पर भी वोटिंग शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। नागपुर से लोकसभा पहुंचने की कोशिश कर रहे बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी को आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अंजलि दमानिया का सामना करना पड़ रहा है। 60% से ज्यादा हुए मतदान के बीच एनसीपी के बड़े नेता प्रफुल्ल पटेल की किस्मत भी ईवीएम मशीन में बंद हो चुकी है। मेरा पूरा विश्वास है कि लोग इस बार परिवर्तन चाहते हैं,
और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस समय का वोट चेंज के लिए है, क्योंकि भ्रष्टाचार और महंगाई से लोग पूरी तरह से त्रस्त हुए हैं और परिवर्तन चाहते हैं और निश्चित रूप से लोग एनडीए को, भाजपा को जिताएंगे। तीसरे दौर के लिए हुए वोटिंग में केरल की सभी 20 और हरियाणा की 10 सीटों के साथ ही बिहार की 6 सीटों पर वोट डाले गए। लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार बिहार के सासाराम से अपनी किस्मत आजमा रही हैं, जबकि जमुई से रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान के प्रदर्शन पर लोगों की नजर है। मोदी की लहर चल रही है, इधर लहर है कि नहीं है आपको? मुझे तो नहीं दिखाई देती कोई लहर। नहीं, जब सभा हुई थी तो बहुत भीड़ हुई थी, तो कभी कहा जा रहा था कि इस बार शायद सभा में भीड़ हुई थी, ठीक है, मगर सोनिया जी आई थी तब भी भीड़ हुई थी। उम्मीदवारों के साथ ही उत्साह वोटरों में भी देखने को मिला। पहली बार वोट डाल रहे युवाओं के साथ ही बुजुर्ग मतदाताओं ने भी वोटिंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पहली बार वोट है तो पहली बार मुझे बहुत उत्साह है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने भारत में अब मतदान किया और अपने प्रत्याशी के जीत के लिए प्रयत्न किया। में महिलाओं को काम का टाइम होता है, तो कैसे आपने? ये तो बात सही है, लेकिन फिर वोट डालना था तो ये जरूरी, ये भी काम है। देश के अधिकतर हिस्सों में मतदान शांतिपूर्ण रहा। टीम न्यूज नेशन। तो मतदान की प्रक्रिया तीसरे दौर के लिए खत्म हो चुकी है। जाहिर सी बात है इस पर हम चर्चा करें, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर और जिस पर अब आगे चर्चा करनी अपने आप में काफी अत्यंत आवश्यक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। नरेंद्र मोदी ने, जो कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उन्होंने 3 एफिडेविट के बाद अपने चौथे एफिडेविट में, जो कि इलेक्शन कमीशन को दिया, उसमें यह जाहिर किया कि वो शादीशुदा हैं। इस पर हम करेंगे चर्चा कि आखिरकार अपने 3 एफिडेविट में उन्होंने ये बात जाहिर क्यों नहीं की, आखिरकार क्या पीछे इसकी वजह हो सकती है। करेंगे इस पर चर्चा, बस कुछ ही देर में वापस आ रहे हैं।